हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग की, वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन ऑफ यूजीसी नेट पेपर वन। और ये अपने आप में लॉजिकल रीजनिंग क्या कम था कि जो एनटीए के बाद नया सिलेबस आया उसमें इंडियन लॉजिक भी जोड़ दिया गया। मतलब सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। तो इंडियन जो वेस्टर्न लॉजिक है वो हम लोग को वैसे ही नहीं समझ में आ रहा था, और अब इसमें इंडियन लॉजिक भी डाल दिया गया है। लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो शायद आप ऐसा नहीं सोचते होगे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इजी है। या डिपेंड करता है पढ़ाने के तरीके पे। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं वो कहते हैं कि सर अब तो मजा आने लगा है लॉजिकल रीजनिंग करने में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग के ए टू जेड सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से नए ऐड हुए हैं, और कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस में तो लिखे हैं लेकिन आजकल बहुत ज्यादा आ नहीं रहे हैं। तो एक पूरा ओवरऑल हम लोग रिव्यू लेंगे। अगर आप पहली पहली बार यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा एक्चुअल लेटेस्ट सिलेबस क्या है, लेटेस्ट पैटर्न क्या है लॉजिकल रीजनिंग का यूजीसी नेट पेपर वन में। और अगर आप पहले से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक ओवरऑल पूरा रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के हम लोग सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा बात को बिना बढ़ाए चढ़ाए और लंबी लंबी क्लासेस किए बिना मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि कम से कम समय में टू द पॉइंट और सटीक जानकारी देकर के आप लोग को बता दूं, जिससे ना मेरा टाइम वेस्ट हो और ना आपका टाइम वेस्ट हो, और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाए। तो गाइस देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब आप देख सकते हो कि हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है वो दो भागों में इंक्लूड हो गया है। एक है हमारा वेस्टर्न लॉजिक और दूसरा है हमारा इंडियन लॉजिक। तो ये है हमारा वेस्टर्न लॉजिक, ये है हमारा इंडियन लॉजिक। कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं देख लेते हैं। वेस्टर्न लॉजिक सबसे पहले आपको पढ़ना है, इंडियन लॉजिक को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वेस्टर्न लॉजिक के ढेर सारे कंसेप्ट जो हैं वो इंडियन लॉजिक में आपको काम आएंगे। सेम कंसेप्ट होगा, बस नाम बदल के एकदम हिंदी हो जाएंगे। तो वेस्टर्न लॉजिक में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको इंडियन लॉजिक में भी काम आएगा और वो है स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन एंड आर्गुमेंट स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन क्या होता है, सिलोजिज्म क्या होता है, आर्गुमेंट के अंदर प्रेमाइस और कंक्लूजन क्या होता है, असर्शन एंड रीजन क्या होता है, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, ई, आई और ओ, ये चार प्रकार के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं। ये सब बेसिक्स है। इसको अगर आप नहीं पढ़ते इस चैप्टर को तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये लॉजिकल रीजनिंग है भाई, इसमें एक एक चीज लॉजिक से हम लोग आगे बढ़ के समझते हैं। अगर ये पहला ही चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आगे जीवन भर कंफ्यूजन रहने वाली है। लेकिन अगर ये पहला जो चैप्टर है, जो बेसिक्स है, वो आपको समझ में आ गया तो आगे के जितने चैप्टर हैं वो सारे के सारे खेल हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे सेकंड हमारा जो चैप्टर है वो आता है टर्म्स एंड देयर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, तीन टाइप्स हैं टर्म्स के। और इसके अलावा ये AEIO जो प्रोपोजिशन इनकी बात की उसमें अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। जिनका रिविजन हो रहा है वो ऐसे देखते चलो कि हाँ भाई ये आता है कि नहीं आता। और जो लोग पहली पहली बार पढ़ रहे हो वो लोग भैया नोट कर लो कि हाँ मतलब कहीं से भी हम पढ़ाई अगर कर रहे हैं, अगर आप मेरे से नहीं कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है भाई ये तो हमें आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलती कर रहे हो और आधी अधूरी पढ़ाई कर रहे हो, भले बुक से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो। तीसरा टॉपिक जो आपको आना ही आना चाहिए, और ये अब रिसेंटली बहुत ज्यादा आने लगा है, आपके पेपर में निश्चित रूप से आएगा, और वो है कन्वर्जन ऑफ वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, है ना। तो AEIO जो अभी हमने बात करी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं, इनको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, नॉन वगैरह लगा के कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स के साथ। ज्यादा एकेडमिक टर्म्स की बात नहीं करेंगे, एक तरीके से कन्वर्जन ऑफ वर्जन आपको आना चाहिए, और मैं भी आप लोग को पढ़ाता रहता हूं, वो भी फ्री में। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप सबको पता होगा, रेखा चित्र द्वारा, डायग्राम के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स को लिखने का तरीका होता है, कुछ गोले वगैरह बनाने की चीज होती है, आपको पता होगा। अब ये बहुत ज्यादा आता नहीं है, पहले ये बहुत ज्यादा आता था। हालांकि इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। बहुत ज्यादा सेट्स में ये नहीं आ रहा, हर सेट में नहीं आ रहा, हो सकता है आपके सेट में फंस जाए या नहीं फंसे, तो थोड़ा सा देखना जरूरी है।
उसके बाद स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिसको मैं दो तरीकों से कराता हूं पर्सनली। एक तरीका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो आपको पता है, ऐसा लूडो की तरीके से लगता है, और दूसरा है इमीडिएट इन्फ्रेंस, जो कि थोड़ा सांप सीढ़ी जैसा होता है, जो मेरा अपना बनाया तरीका है और वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, है ना। अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको बहुत ईजी लगता होगा और इन दोनों का मतलब पता होगा, लेकिन ये इमीडिएट इन्फ्रेंस एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जरूर आएगा। उसके बाद है कॉनोटेशन, डिनोटेशन, इंटेंशन, एक्सटेंशन। ये चार टर्म्स जो हैं एक साथ आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन कॉनोटेशन, डिनोटेशन, इंटेंशन, एक्सटेंशन, ये आपको चार टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। तो बहुत सारी फैलेसीज हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैलेसी आपकी है अपील टू फोर्स फैलेसी, अपील टू पिटी फैलेसी, इग्नोराशियो एलेंची, इसके अलावा मिसेरिकॉर्डियम फैलेसी, वेरेकंडियम फैलेसी। बहुत सारी फैलेसीज हैं जिनके ग्रीक या लैटिन नाम भी हैं, इंग्लिश नाम भी हैं, और इन सबके पीछे अलग अलग कंसेप्ट हैं। हम लोग विस्तार से पढ़ते रहते हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको फैलेसीज आनी चाहिए। जितनी फैलेसीज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैलेसीज का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन फॉल्टी निकल के आ रहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फॉल्टी हो सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो कंक्लूजन है वो सही नहीं होता, गलत होता, लेकिन अपीयर होता है कि ये बिल्कुल सही है। ऐसी ऐसी सिचुएशन को हम लोग फैलेसीज कहते हैं, है ना। और उसके बाद फैलेसीज ऑफ टर्म्स। टर्म्स हमने जो ऊपर पढ़ा ना, मिडिल, मेजर, माइनर टर्म, इससे जुड़ी हुई जो फैलेसीज होती हैं वो फैलेसीज ऑफ टर्म्स कहलाती हैं। इलिसिट मेजर की फैलेसी, इलिसिट माइनर की फैलेसी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फैलेसी, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं और इसको हम लोग जनरली पढ़ते रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लाल से लिखा हुआ है और जो भी ब्लू से लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादातर चीजें तो लाल से ही लिखी हैं और ज्यादातर चीजें ही जो हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इंडियन लॉजिक को हम लोग यहाँ पे जरा देख लेते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग इंडियन लॉजिक को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें भी लगभग सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी को आपको अच्छे से श्रद्धा पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला है यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रमाणा, यानी कि नॉलेज एक्वायर करने के कौन कौन से तरीके हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपामिति, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, शब्द वगैरह वगैरह, कि किस किस तरीके से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, कितने प्रकार के प्रमाणास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे कंसेप्ट जो हैं आपके इसमें से बनेंगे। उसके बाद है स्कूल ऑफ थॉट्स, आस्तिक मान्यता वाले लोग, नास्तिक मान्यता वाले लोग। असल में इंडियन लॉजिक का मतलब है कि बहुत पहले जमाने में हमारे यहाँ जो फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस थी वो क्या थी, दो प्रकार की थी। आस्तिक मतलब जो वेदों को विश्वास करके उन पे बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स देते थे, और दूसरी फिलॉसफी जो वेदों को बेस नहीं मानते थे और वो कहते थे कि वेद में लिखा है तो हम क्यों माने, हमारा हम खुद जानेंगे चीजों को और उसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट्स या अपनी फिलॉसफी को बनाएंगे, है ना। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है न्याय। तो न्याय में जो आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि न्याय में जो आर्ग्यूमेंट है वो कैसे बनता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उदाहरणा एंड उपन्या एंड निगमना। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स जो हैं इन पे हमारा आर्ग्यूमेंट बेस्ड होता है और इन 5 स्टेप्स के अंदर भी बहुत सारी कहानी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और फाइनली आता है हेत्वाभाषा। हेत्वाभाषा का मतलब है एक तरीके से जो ऊपर हमने वेस्टर्न लॉजिक की फैलेसीज देखी, है ना। तो जैसे ऊपर वेस्टर्न लॉजिक की फैलेसीज थी, वैसे यहाँ पे हेत्वाभाषा है, यानी जब आर्गुमेंट में कोई फॉल्ट है तो कंक्लूजन सही नहीं निकलता। हेत्वाभाषा के अंदर भी कई प्रकार हैं, सव्यभिचारा, असिद्ध, इसके अलावा बाधित, इसके अलावा सत प्रतिपक्ष, विरुद्ध। तो ये 4-5 प्रकार हैं हेत्वाभाष के और उनके अंदर भी कुछ सब टाइप्स हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं और आई होप कि आप लोग का एक रिवीजन हो गया होगा और जो बच्चे नए हैं उन्हें आइडिया लग गया होगा। इसी तरीके से डेली फ्री में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं लगाना बिल्कुल एग्जाम के इंटरफेस में, ताकि आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाए और प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस के पैटर्न्स भी आपको पता चल जाए, तो नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कुमार भरत एनटीनेट, इसको टेलीग्राम पे आप सर्च करें, उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर लें, और इसी तरीके से हम डेली नए नए टॉपिक्स की बात करते रहेंगे यहाँ पे, और सारे के सारे जो पेपर उनके टॉपिक्स हैं इनका रिविजन कर लेंगे। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय और टेक केयर।